Okay, so we are talking about the methods, and yesterday we have seen that there are 5 things included in this syntax, and all these 5 things are: first one is access modifiers, then the return type, and then method name, and then list of arguments, and then semicolon or curly bracket open and close. These are the 5 things that we have. तो हमने कल देखा था कि एक्सेस मॉडिफायर्स के अंदर, मतलब एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, वो आपकी मेथड का या फिर वेरिएबल का पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस कहाँ कहाँ पर रहेगा वो डिफाइन करेंगे, है ना। मतलब ये जो मेथड है मेरी, जो मैंने लिखी है, वो मेथड पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल रहेगी, या फिर सिर्फ किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक्सेसिबल रहेगी, या फिर किसी पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक्सेसिबल रहेगी, या फिर सिर्फ चाइल्ड क्लासेस को एक्सेसिबल रहेगी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सो देखो, लॉजिकली अगर बात की जाए तो मेथड बनाना, है ना, देयर आर 2 थिंग्स इन द मेथड्स, है ना। मेथड क्रिएशन, राइट, मेथड क्रिएशन एंड मेथड कॉलिंग, ठीक है, मेथड कॉलिंग एंड देन मेथड मेंटेनेंस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार मेथड बना दिया और आप भूल गए, खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज देख समझनी पड़ेगी कि मेथड बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ में मेथड को कॉल करना, इफेक्टिव कॉल देना, और मेथड को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहना। अब मेंटेनेंस मतलब क्या, एक बार मैंने मेथड बनाई तो उसको अपडेट भी करते रहना चाहिए उसमें। फर्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में वो बहुत अच्छी बन जाएगी। आई होप कि आप पीछे के म्यूजिक का आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, आई गेस। ओके, तो लेट अस सी कि मेथड क्रिएशन एक चीज है, ठीक है, मेथड कॉलिंग एक चीज है, और मेथड को मेंटेन करते रहना टाइम टू टाइम। जब भी कोड चेंज की जरूरत पड़ती है तो वो कोड चेंज करते रहना, ये सब चीजें हमको देखनी है। तो अल्टीमेटली मेथड बनाने के एकदम प्रॉपर तरीका हमको पता होना चाहिए। कब मेथड बनानी है, कब नहीं बनानी है, ये हमको पता होना चाहिए। लॉजिक हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। मेथड बनाना इज वेरी इजी, बट वो मेथड क्यों बनानी है ये जस्टिफिकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो कौन सी चीजों को, कौन से कोड को मुझे मेथड के अंदर पुटअप करना है, कौन से कोड को नहीं करना है, ये सब चीजें आपको तय करनी पड़ेगी। लेकिन रफली अगर मैं बात करूं तो जावा के अंदर आपको मेथड क्रिएट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सारा कोड आप खुले में नहीं लिख सकते, है ना। लेट से खुले में मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास लिखा, राइट, और यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ सी इंट सी इज इक्वल्स टू C = 5 + 10 फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे मैंने लिखा, है ना। तो ये हो गया ऑपरेशन, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सी वेरिएबल जो इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। अब लेट से कि मेन मेथड में कॉल करता हूँ। ओके, ये मेन मेथड मेरी यहाँ पे बन गई। लेट से मैंने यहाँ पे कुछ और वेरिएबल बनाया, लेट से बी एंड ए फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A+B, है ना, मतलब वेरिएबल्स का मैंने एडिशन कर दिया। या फिर यहाँ पे मैं वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा हूँ, लेट से A × B, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ आपको वो प्रॉब्लम दे रहा है ना। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, what it is trying to say. It is saying that comma or semicolon is expected, but we have already written the semicolon over here. मतलब जब आप ऑपरेशन मल्टीपल लिखते जाओगे यहाँ पर धीरे धीरे, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट्स तैयार होते जाएंगे। तो इट इज रिकमेंडेड टू राइट मेथड्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ऑलमोस्ट जो भी कोड है, ऑपरेशन है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, उसके लिए आप मेथड लिखो, है ना। सजेस्टेड है आपको कि मेथड लिखो। लेट्स से मुझे 2 नंबर्स की एडिशन करनी है तो ऐसे मत लिखो, है ना। तो सिंपली क्या करो, ऐड नाम की एक मेथड बनाओ, कंट्रोल स्पेस दबा के पूरी मेथड बन जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक्सेस मॉडिफायर अभी के लिए मैं पब्लिक कर रहा हूँ। ये ऐड मेथड बन गई। अब ये मेथड क्या करेगी, 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लेगी, लेट से इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सीधा इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू x+y, दैट्स इट। अब ये ऑपरेशन यहाँ पे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर यहाँ आगे जाके इसको कुछ और चेंज करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट, गॉट इट। अब यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब ये बन गया आपका ऐसा पीस ऑफ कोड जो आप रिपीटेडली बार बार यूज कर सकते हो, है ना। मतलब सिर्फ क्या करो, यहाँ से कॉल दे दो, मेथड को कॉल दे दो। मेथड को कॉल कैसे देंगे,
मेथड को कॉल कैसे देंगे? सिंपल मेथड नेम लिखेंगे, सिंपल मेथड नेम लिखेंगे एम डॉट, और फिर उस मेथड को कॉल कर लेंगे। मेथड को कॉल करके कुछ वैल्यू पास कर देंगे। अब जब हम इसको कुछ वैल्यू पास करेंगे तो आप, तो सिर्फ ये हमको क्या करके देगी, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देगी डेटा के ऊपर। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मैं यहाँ पे एक बार मेथड बना दूंगा और इसको बार बार जब चाहे तब यूज करते रहूंगा, है ना, अलग अलग डेटा के लिए। तो सिंपल सा लॉजिक हो गया मेरे यहाँ पे, देखो एम डॉट एड, फिर से मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर सकता हूँ एंड आई विल गेट द एडिशन ऑफ दोज नंबर्स। अब मुझे हर बार लिखने की जरूरत नहीं है c इज इक्वल्स टू 78 प्लस 93, या फिर a और b वेरिएबल लिए, उन वेरिएबल्स में वैल्यू कॉपी की, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है मुझे। तो अल्टीमेटली ये बेनिफिट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो मैंने एक ऐसी स्ट्रिंग लिखी यहाँ पे, राइट। अब ये स्ट्रिंग की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक आपकी आप उसके लिए लिखोगे कि स्ट्रिंग को आप कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करोगे, फिर उसकी लेंथ लोगे और फिर बोलोगे कि हाँ इतने कैरेक्टर इसके अंदर है। तो ये लॉजिक हो गया अल्टीमेटली कुछ ना कुछ। लेकिन जावा ने क्या किया, लेंथ नाम की मेथड बना के रखी स्ट्रिंग के लिए। अब ये मेथड आपको वही करके देती है। अगर आप इसके अंदर जाओ लेंथ मेथड के अंदर, तो यहाँ पे वो बताता है वैल्यू डॉट लेंथ, है ना। तो रिटर्न वैल्यू डॉट लेंथ। अब ये वैल्यू क्या है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या है, प्राइवेट फाइनल कैरेक्टर एरे है ना। तो सेम चीज हम भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो जावा ने ऑलरेडी मेथड बना के दे दी है, उस मेथड को यूज करो, आपको मिल जाएगा स्ट्रिंग का भी लेंथ। मतलब उन्होंने भी वही किया है कि स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कराया, कैरेक्टर एरे की फिर लेंथ निकाली और वो लेंथ आपको रिटर्न करवा के दे दी। तो इस मेथड को चलाएंगे तो हमको लेंथ मिल जाएगी स्ट्रिंग की। तो ये बेनिफिट होता है मेथड्स का कि एक बार लिख दो उसको और बार बार यूज करते रहो, बस दैट्स इट। तो जब भी स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए हमको अलग से लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक एक बार लिखा जा चुका है। तो सेम चीज हमने एडिशन के लिए भी की कि दो नंबर्स की मुझे एडिशन करनी है, तो मैंने मेथड बना के रख दी। वो मेथड दो आर्ग्यूमेंट्स लेगी दो नंबर्स के एडिशन के लिए। आपको तीन नंबर के एडिशन के लिए बनाना है तो अल्टीमेटली आपको लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट बदलने पड़ेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट बदलने पड़ेंगे। अब आर्ग्यूमेंट के नाम आप सेम रख सकते हो, वाई, बिकॉज दे आर लोकल वेरिएबल्स, है ना, दे आर लोकल वेरिएबल्स। तो ये इस तरह से लिख दो, तीन नंबर्स की एडिशन। चार नंबर्स की एडिशन आपको करनी है तो चार नंबर्स के लिए लिख दो, पांच नंबर की करनी है तो पांच नंबर्स के लिए लिख दो एंड सो ऑन। तो लेकिन देखो, जब भी आपके पास में नंबर बढ़ते जाएंगे एडिशन करने के लिए, वैसे वैसे आपकी मेथड आप बढ़ाते नहीं जाओगे। दो के लिए अलग, तीन के लिए अलग, चार के लिए अलग, पांच के लिए अलग, 10 के लिए अलग, ऐसा मत करो। सीधा यहाँ पे एरे दे दो, है ना, यहाँ पे एरे दे दो। तो जितने नंबर्स एरे रहेंगे, जितने नंबर्स इस एरे में रहेंगे उन सब का एडिशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लगा दूंगा, है कि नहीं, फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर लूप लगाने के बाद मैं बोलूंगा एक्स डॉट लेंथ पे ऑटोमेटिकली फॉर लूप लग चुका है। मुझे सिर्फ क्या करना है, रिजल्ट प्रिंट करना है। तो इंट रिजल्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 दे देंगे और उसको बोलेंगे रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस एक्स ऑफ आई। मतलब हर एक एलिमेंट ऐड होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स एरे के अंदर है सबके सब ऐड हो जाएंगे। तो स्पेसिफिकली आपको दो नंबर्स का एडिशन करना है तो यहाँ पे लिखो। आपको जब मल्टीपल नंबर्स का एडिशन करना है तो ये मेथड कॉल कर लो। अब इस मेथड का नाम और इस मेथड का नाम दोनों का सेम रखा है मैंने यहाँ पे, है ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो सिंपल सा एम डॉट ऐड करेंगे। अब इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। अब मैंने ऐड बोला, यहाँ पे ऐड करने के बाद में मुझे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं अभी। दो नंबर ऐड करनी है तो ये मेथड कॉल करो, मल्टीपल नंबर ऐड करनी है तो ये मेथड कॉल करो। अब मैं बोलता हूँ कि मल्टीपल नंबर कॉल करने, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, लेट्स से ओके, सो दिस इज नॉट वर्किंग। मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ यहाँ पे, इंट इंट नम इज इक्वल्स टू तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा लेट्स से 3 4 5 6। ठीक है, ये नंबर्स मैंने ऐड कर दिए और ये नंबर्स का मुझे एडिशन करना है, दैट्स इट। अब ये नम्स नाम का वेरिएबल मैंने पास कर दिया। तो जैसे ही मैं नम्स नाम का वेरिएबल पास करूंगा तो ये वाली ऐड नहीं कॉल होगी, ये वाली ऐड होगी, ऐड कॉल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एरे ले रहा है और नम्स भी हमारा एरे है, तो एरे एरे इनपुट मैचिंग हो रहा है, इसलिए ये वाली मेथड कॉल हो जाएगी और ये हमको रिजल्ट प्रिंट करके दे देगी। तो हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे रिजल्ट, रिजल्ट प्लस रिजल्ट कर देते हैं, ठीक है।
और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सी रिजल्ट इज 18, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18। तो रिजल्ट 18 उसने बराबर से दे दिया। जब मुझे दो नंबर्स का एडिशन करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे पास करूंगा दो नंबर्स, है ना, और यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। लेट्स से अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे नहीं चाहिए हमको। ये बेनिफिट होता है मेथड्स का, एक बार लिख दो उसको, फिर थोड़ा मेंटेन करते रहो, है ना, और बार बार यूज करते जाओ जब जब आपको जरूरत है। दैट्स इट। ओके, तो रिजल्ट मिल गया 8 11। सी 5 + 6 का रिजल्ट मुझे मिला 11। दैट्स इट। तो ये होता है बेनिफिट मेथड्स यूज करने का। तो अल्टीमेटली मेथड्स क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज हम डिस्कस कर रहे थे। हमारा क्रिएशन का टॉपिक अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा हमको और आगे इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में हमने बात की, जिसमें हमने देखा था पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, स्टैटिक, फाइनल, सिंक्रोनाइज्ड, ये सब कीवर्ड्स, ये सब एक्सेस मॉडिफायर्स हमने देखे थे। उनमें से कौन सा एक्सेस मॉडिफायर किसके साथ लगता है, क्लासेस के साथ, वेरिएबल्स के साथ, या फिर मेथड्स के साथ, वो भी हमने देखा था। दूसरा टॉपिक यहाँ पे आता है रिटर्न टाइप। अब जैसे मैंने बात की थी, एक डायग्राम ड्रॉ की थी, आप लोग को याद होगा तो, कि मेथड, एक मेथड है वो कुछ ना कुछ इनपुट लेती है और कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करती है। तो यहाँ पर जो नाम हम मेंशन करेंगे मेथड का, वो मेथड लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इनपुट लेंगी, और इनपुट लेगी, और यहाँ पर आउटपुट में मुझे ये रिटर्न टाइप देगी। मतलब आउटपुट मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए वो बताया जाएगा रिटर्न टाइप के जरिए, है ना, इन विच फॉर्मेट। रिटर्न टाइप किसको बोलेंगे हम, रिटर्न टाइप इन विच फॉर्मेट, और इन विच डेटा टाइप हम बोलेंगे, इन विच डेटा टाइप वी वांट एन आउटपुट। वो कहाँ पे मेंशन किया जाएगा, यहाँ पर रिटर्न टाइप के अंदर मेंशन किया जाएगा। तो पॉसिबल रिटर्न टाइप्स कौन से होते हैं, देखो, ऑल प्रीमिटिव, ऑल नॉन प्रीमिटिव, ओके, ऑल प्रीमिटिव, ऑल नॉन प्रीमिटिव, एंड वॉइड, तीसरा इसके अंदर जुड़ जाता है। अब तक हमने ये दो डेटा टाइप्स ऑलरेडी पढ़ लिए। प्रीमिटिव के अंदर हमने पढ़ा था बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर, बुलियन एंड सो ऑन। नॉन प्रिमिटिव में हमने देखा था स्ट्रिंग, एरेज और ऑब्जेक्ट्स। ये तीसरा एक चीज है यहाँ पे, वॉइड, है ना। तो ये वॉइड क्या होता है, वॉइड जब आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है ना, व्हेन वी डोंट वांट मेथड टू रिटर्न एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज वॉइड। ठीक है, वॉइड का अगर आप सिंपल इंग्लिश मीनिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखो, है ना। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करेंगे void एंड देन यू विल सी शून्य, निरर्थक, रिक्त, व्यर्थ, खोखला, है ना। तो अल्टीमेटली इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं देगा। लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कुछ भी नहीं मतलब नल, राइट, कुछ भी नहीं मतलब नल, लेकिन ऐसा नहीं है। जावा के अंदर नल इज एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट भी फिर डेटा टाइप ही है हमारे पास में। तो नल और वॉइड दोनों चीजें अलग है। वॉइड मतलब कुछ देगा ही नहीं, ना नल देगा ना कुछ देगा, कुछ नहीं देगा आपको रिटर्न में, वो कुछ नहीं देने वाला। मतलब लेट्स से कि आप किसी बहरे आदमी को कॉल कर रहे हो, है ना, आप उसको बुला रहे हो कि अरे भाई इधर आओ इधर आओ, तो ऑब्वियसली जब तक वो देखेगा नहीं आपकी तरफ, उसको पता नहीं चलने वाला कि यू आर कॉलिंग, तो तब तक वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगा, है ना। लेकिन कोई एक बंदा जो आपकी तरफ देख रहा है लेकिन वो बहरा है, लेट्स से, या फिर वो बहरा नहीं है, वो सुन सकता है और उसको गाली दे दी आपने, तो अल्टीमेटली वो लुक देगा। क्यों लुक देगा, क्योंकि वो मारना नहीं चाहता, वो हिंसा नहीं चाहता, बेचारा शांत आदमी है। तो अल्टीमेटली वो आपको कुछ नहीं देने वाला रिटर्न में, बस एक लुक दे देगा, है ना। तो वो कुछ नहीं दे रहा है, मतलब वो नल दे रहा है, एटलीस्ट नल तो दे रहा है, लुक तो दे रहा है आपको वो। तो वो चीज हो जाती है यहाँ पर, है ना। इट्स नॉट दैट ग्रेट एग्जाम्पल बट इट विल वर्क एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो void और null में ये डिफरेंस हो गया। void मतलब कुछ नहीं देने वाला, null मतलब null इज इटसेल्फ एन ऑब्जेक्ट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर दोनों में ये फर्क होता है। तो हमारा रिटर्न टाइप, हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ दिस लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या, देखो मैं यहां से 5 और 6 पास करूंगा, ठीक है,
यहाँ से 5 और 6 ऐड मेथड को पास करूंगा, ये मेथड दोनों नंबर्स की एडिशन करेंगी, लेकिन रिजल्ट में मैं बताऊंगा कि ये इवन है कि ऑड है ना, मतलब इवन है कि ऑड है। लेट्स से मैं एक मेथड बताता हूँ, इवन और ऑड, ये मैंने मेथड बनाई। ये क्या करेगी, कोई एक इंटीजर लेगी इनपुट, ठीक है, कोई एक इंटीजर इनपुट लेगी, और यहाँ पे रिटर्न टाइप अभी मैंने पहले वॉइड दिया था, ये मेथड मुझे कुछ नहीं देने वाली थी, लेकिन ये इवन और ऑड मेथड मुझे बताएगी कि ये इवन है कि ऑड है। तो मैं यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप बुलियन देता हूँ, ट्रू और फॉल्स, है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर इसको हम दे देंगे बॉडी पब्लिक बुलियन इवन और ऑड इंट एक्स। ओके, तो ये मैंने रिटर्न टाइप दे दिया, पहले मेरे मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाली थी, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप दे दिया है। तो जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप दूंगा, या तो प्रिमिटिव या तो नॉन प्रिमिटिव, दोनों में से कोई भी दिया, तो मुझे यहाँ पे एरर बताएगा, और एरर में स्पेसिफाई किया जाएगा दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप बुलियन। मतलब ये मेथड हमेशा रिटर्न करनी चाहिए, क्या रिटर्न करना चाहिए इसने, बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमने मेंशन किया है दिस मेथड रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू, इसलिए इस मेथड की लास्ट लाइन कंपलसरी हमको क्या लिखनी पड़ेगी, रिटर्न बुलियन टाइप ऑफ वैल्यू। तो वो बुलियन वैल्यू क्या रहेगी, लेट्स से boolean b is equals to false इनिशियली वो false है, तो इस b को मैं रिटर्न कराऊंगा। गॉट इट, इस वेरिएबल को मुझे रिटर्न करना है, ना कि वैल्यू को। ऑब्वियसली आप वैल्यू भी सीधा यहाँ से रिटर्न करवा सकते हो, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, ट्रू, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ फॉल्स। डायरेक्टली कांस्टेंट भी दे सकते हो, और डायरेक्टली आप वेरिएबल भी दे सकते हो। मतलब आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट वी कैन राइट वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दोनों चीजें हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज रिटर्न, रिटर्न इज अ जावा रिजर्व कीवर्ड, है ना, जो हमेशा आपका मेथड की लास्ट लाइन पर ही आना चाहिए। मतलब इसके नीचे हम कुछ नहीं लिख सकते, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता, है ना, क्यों नहीं लिख सकते, देखो एरर आ गई मुझे यहाँ पे, है ना, लेट अस रीड दिस एरर। क्या बोल रहा है वो, अनरीचेबल कोड, अनरीचेबल कोड। अब ये ऐसा क्यों होता है ना, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो वी नीड सम डायग्राम्स टुडे। तो देखो, जब भी मेथड्स को कॉल दिया जाता है ना, एक यहाँ पर मेथड स्टैक होता है, क्या होता है, मेथड स्टैक होता है। तो इस स्टैक में जिस जिस मेथड को कॉल दिया जाता है बाय जेवीएम, वो सारी मेथड्स इस स्टैक में सेव होती रहती है। तो सबसे पहले मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है हमारा, है ना, मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेन मेथड हमारी स्टैक के अंदर लोड की जाती है। तो यहाँ पर स्टैक के बॉटम पोजीशन पर मेन मेथड आ जाती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये मेन मेथड आगे बढ़ती है, यहाँ से यहाँ गई, लेट्स से फर्स्ट लाइन पे, यहाँ पे वो क्या करेगी, इंस्टेंस बना देगी। किसका इंस्टेंस बनाया, मेथड्स क्लास का इंस्टेंस बनाया एम, ठीक है। फिर वो नीचे आएगी, फिर नम्स नाम का एक इंटीजर एरे बना दिया, ठीक है। फिर आई नीचे, और यहाँ पे आ गया मेथड कॉल। यहाँ पे क्या आया, मेथड कॉल। अब कौन सी मेथड को कॉल किया गया, ऐड मेथड को कॉल किया। जैसे ही मेथड को कॉल किया ना, जेवीएम क्या करेगा, उसको स्टैक के ऊपर डाल देगा। जो मेथड स्टैक के ऊपर प्रेजेंट है वही एग्जीक्यूट होती है, जो मेथड स्टैक के टॉप पे है वही मेथड एग्जीक्यूट होती है, उसके अलावा कोई भी मेथड एग्जीक्यूट नहीं करता जेवीएम, ठीक है। तो जेवीएम एग्जीक्यूट्स मेथड्स विच आर ऑन टॉप ऑफ स्टैक। मतलब लेट्स से कि कोई बंदा है जो बर्तन धो रहा है बहुत सारे, है ना, प्लेट्स धो रहा है शादी के अंदर, तो अल्टीमेटली वो कौन सी प्लेट धोएगा, जो उसके पास में स्टैक लगा रहेगा प्लेट का, उस स्टैक के ऊपर से कोई एक चीज उठाएगा, कोई प्लेट उठाएगा, और फिर Hello, उसको, हाँ यस Avinash, sorry to यस, just want to know that why the methods above the main only execute, the main are not executed. वाई, Why the main which is defined before the main method ओके, are only executed, and methods which are defined are not executed. मेथड्स बिफोर मेन आर नॉट एग्जीक्यूटिंग, राइट, दिस इज योर क्वेश्चन, राइट।
No, methods that you have defined, add, even, or. Okay, so those हाँ. methods are getting executed, right? Yes. If you call those methods in main function, but if I define the method after main function, sorry, main method, Here. okay, so Hmm. is that going to be executed, or it is get skipped? This is your question, right? Yes, yes, yes. Okay. So this is very usual question, Mm-hmm. but let me tell you that whenever this class, which class? Methods. This Okay. class will be loaded inside memory. At Mm-hmm. that point of time, JVM will have a clear understanding that where is your main method written in this entire program. So it is Okay. not going to execute line by line. Okay, Okay. it is Yes. not execute. It is not going to execute the class line by line. What it will look for is the main method first. I mean, yes. Okay, so it will go inside main method. JVM will go inside main method first, and inside main method it will find that there is an instance created over here, right, at the first line of main method. So it is not the methods which are going to execute unless and until they are called. तो जब आप कॉल करोगे मेथड को तभी मेथड कॉल होने वाली है. आप कहीं पे भी इनको बना के रख दो, है ना, मतलब कहीं पे भी बना के रख दो. लेट्स से यू हैव अ बुक ऑफ रेसिपीज, राइट, लेकिन उनमें से सारी की सारी रेसिपी हम रोज थोड़ी ना बनाते उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में बुक लिखी गई है. लेट्स से बुक में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर मतलब 10 रेसिपी. तो हम रोज सारी की सारी 10 रेसिपीज थोड़ी एग्जीक्यूट करते हैं. हम उनमें से जो हमारी चॉइस की है वही रेसिपी एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर वही हम रेसिपी को बनाते हैं अल्टीमेटली. तो सेम चीज ये पूरा रेसिपी बुक है. यहाँ पे मैं 1000 मेथड लिख दूं लेकिन 1000 की 1000 मेमोरी में कभी लोड नहीं होती, है ना. वो मेमोरी में स्टैक में कब लोड होंगी? जब मेन मेथड से उनको कॉल जाएगा तब. अगर कॉल नहीं जाता तो कोई भी मेथड मेमोरी में लोड नहीं होने वाली. सिंपल है. तो ये Got it. गॉट इट. ओके, Yes, दैट्स ग्रेट. yes. दैट्स ग्रेट. तो क्लास कभी भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता. इट विल सर्च फॉर द मेन मेथड फर्स्ट. Mhm. ओके, मेन मेथड से फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ऐसे. फिर यहाँ पर गया, यहाँ पे कॉल गया, मेथड को कॉल गया. जैसे कॉल गया जेवीएम क्या करेगा, उसको पहले स्टैक के टॉप पे लाके रख देगा. अब स्टैक के टॉप पे क्या है? ऐड मेथड है. तो ये ऐड मेथड अभी पहले एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन ऐड मेथड कौन सी एग्जीक्यूट होगी? जिसको 2 इंटीजर आर्गुमेंट जा रहे हैं. तो ये ढूंढेगा कि कौन सी मेथड है, पहले तो नाम देखेगा, है ना. ये रिजोल्यूशन कैसे करता है जेवीएम में बात कर रहा हूँ. मेथड कॉलिंग हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं अभी, है ना. तो मेथड कॉल कैसे होती है, जेवीएम इसको कैसे रिजॉल्व करता है, कैसे पता चलता है कि यही मेथड है जो मुझे कॉल करनी है ना. तो सिंपल सा लॉजिक है. मतलब लेट्स से कि मैंने आपको बोला कि यार जाओ यहाँ पे कोई सुरेश नाम का बंदा बैठा है, उसको बुला के लेके आओ. तो मैंने सिर्फ आपको इनपुट यही दिया, इन्फॉर्मेशन यही दी कि भाई सुरेश को बुला के लेके आओ, सुरेश को बुला लो. बट आप जब गए उस जगह पे तो आपने देखा कि कम से कम 6-7 सुरेश है वहां पे, है ना. कम से कम वहां पे 6-7 सुरेश है. अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे कौन से सुरेश को बुलाना है? सिंपल सा लॉजिक है. मतलब पुट योर सेल्फ ऑन द प्लेस ऑफ जेवीएम, राइट, पुट योर सेल्फ ऑन द प्लेस ऑफ जेवीएम. तो जेवीएम को रिजोल्यूशन देना पड़ेगा, हमको ठीक से बताना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, है ना, कौन सी मेथड चाहिए मुझे जो मैंने बना के रखी है. तो जेवीएम को मैं क्लियरली बोलूंगा कि ऐसी ऐड मेथड जो 5 और 6, ऐसे दो इंटीज 5 और 6 रहे कोई भी रहने दे, लेकिन 2 इंटीजर वैल्यू इनपुट लेती है, ऐसी ऐड मेथड को कॉल करो. तो ये जेवीएम यहाँ पर पूरे क्लास में ढूंढते बैठेगा. ठीक है, पूरे क्लास में ढूंढते रहेगा. वो पहले नाम से चेक करेगा, ऐड ऐड दोनों सेम है, सेम है. फिर आगे जाएगा, चेक करेगा लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इंट एक्स इंट वाई, यहाँ पे इंटीजर इंटीजर ये दोनों सेम है, मैच हो गई. उसके लिए मैचिंग क्राइटेरिया बस इतना ही है ना. वो कभी भी ये नहीं दिखता कि पब्लिक वॉइड, है ना, यहाँ पे रिटर्न टाइप, यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर सब एक जैसा है क्या, क्योंकि कॉल करते टाइम आप एक्सेस मॉडिफायर देते ही नहीं हो. तो इसलिए सिर्फ मेथड सिग्नेचर पे इनका मैचिंग होता है जब मेथड कॉल की जाती है. तो जेवीएम सिर्फ मेथड का नाम और लिस्ट और पैरामीटर ये 2 चीजें दिखता है. तो ये 2 चीजें जिसकी मैच हो गई वो मेथड एग्जीक्यूट करना वो स्टार्ट कर देगा. क्यों? क्योंकि उसको टॉप पे रख दिया उसने, स्टैक के टॉप पे पुश कर दिया. जैसे इस टॉप पे पुश किया, अब इसको वो एग्जीक्यूट करना चालू करेगा. मतलब मैंने प्लेट उठाई स्टैक के ऊपर से, नाउ आई एम गोइंग टू वॉश द प्लेट. ठीक है, तो वन बाय वन ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे आगे. ठीक है,
तो लास्ट स्टेटमेंट ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट डिफाइंस द स्कोप ऑफ मेथड, क्या डिफाइन करता है वो, स्कोप ऑफ मेथड। तो यहां तक मेरा स्कोप हो गया मेथड का, है ना, मतलब ये मेथड यहाँ शुरू होगी, यहाँ पे खत्म होगी। जैसे कर्ली ब्रैकेट एनकाउंटर हो गया, वैसे क्या किया जाएगा, ये मेथड स्टैक से बाहर निकाल दी जाएगी, है ना। जेवीएम क्या करेगा, इस मेथड को स्टैक से बाहर निकाल देगा, ऐड मेथड को, ठीक है, इस ऐड मेथड को स्टैक से बाहर निकाल देगा। अब हमारा जो स्टैक बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसके अंदर सबसे नीचे रहेगी मेन मेथड, राइट, सबसे नीचे क्या रहेगी, मेन मेथड। तो मेन मेथड सबसे नीचे थी हमारी, लेकिन अभी वो स्टैक का टॉप बन चुकी है ना, स्टैक का टॉप बन चुकी है, क्योंकि टॉप पे यही है। तो अब ये मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐड मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगी। व्हाई, बिकॉज इट इज किक्ड आउट ऑफ द स्टैक। तो अल्टीमेटली मेन स्टैक के टॉप पे है, तो मेन एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो या इस लाइन पर हम थे, ये लाइन पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी जहां पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनेगा, और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी जहां पर लेंथ कैलकुलेट की जाएगी स्ट्रिंग की, दैट्स इट। और यहाँ पर मेन मेथड भी खत्म हो रही है, तो ये मेन मेथड भी आपकी स्टैक के टॉप से जेवीएम निकाल देगा, इस मेन मेथड को भी स्टैक के टॉप से जेवीएम निकाल देगा। जैसे ही आपका ये स्टैक एम्प्टी हो गया, वैसे ही जेवीएम खुद को टर्मिनेट कर देगा, सुसाइड कर लेगा। तो अल्टीमेटली पूरा जेवीएम खत्म हो गया, तो आपका प्रोग्राम भी खत्म हो गया। तो आप इस पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मेन मेथड पहले लिख दो, बाद में लिख दो, डजंट मैटर। वो पूरे प्रोग्राम में, पूरे क्लास में सबसे पहले मेन मेथड जाके ढूंढेगा, सिंपल। जिसमें मेन मेथड है वही क्लास आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसमें मेन मेथड नहीं है उस क्लास को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। अब लेकिन जिस क्लास में मेन मेथड नहीं है, उस क्लास की मेथड हम कॉल करके सिर्फ उतनी मेथड्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। गॉट इट। मतलब लेट्स से कि मेरे पास दो क्लासेस है, क्लास ए क्लास बी। क्लास ए के अंदर मेन मेथड है और क्लास बी में कोई भी मेन मेथड नहीं, लेकिन वहां पे 10 मेथड मैंने बना के रखी है। अब वो 10 की 10 मेथड मैं मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉल कर सकता हूँ और उनको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, लेकिन वो क्लास लोड होगा मेन मेमोरी के अंदर, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो अल्टीमेटली दोज आर नॉन स्टैटिक मेथड्स, है ना, दोज आर नॉन स्टैटिक मेथड। लेकिन आप अगर मेन मेथड देखो वो स्टैटिक है ना, स्टैटिक मेथड। हमने देखा था कि स्टैटिक मेथड्स आर लोडेड इन द मेमोरी फर्स्ट, है कि नहीं। तो दिस इज व्हाई मेन मेथड इज स्टैटिक। ये इंटरव्यू में आपको कभी कभी पूछते हैं कि व्हाई मेन मेथड इज स्टैटिक, अगर मैंने इसका स्टैटिक निकाल दिया तो क्या होगा। तो बिलीव मी, यहाँ पर कोई भी एरर आपको नहीं आएगी। कंपाइल टाइम, है ना, कंपाइल टाइम आपको कोई भी एरर नहीं आने वाली। वो बोलेगा कि चलो मेन मेथड आपने ऐसी बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। देखो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने स्टैटिक निकाल भी दिया तो, क्योंकि सिंटैक्स जो है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है ना। एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ मेथड, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, सब चीजें फॉलो है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेन मेथड नॉर्मल मेथड बन जाएगी, ये मेन वो नहीं रहेगी जिसको जेवीएम ढूंढ रहा है ना। तो अल्टीमेटली जेवीएम की रिलेवेंट मेथड मुझे ऐसी ही लिखनी पड़ेगी, ऐसी ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब स्टैटिक वेरिएबल्स आर लोडेड, static variables or maybe methods are loaded inside memory when class is loaded, है ना। ये हमने देखा था कि क्लास जब लोड होता है तभी ये लोड हो जाती है। इसलिए मेन मेथड स्टैटिक होनी चाहिए ताकि वो अवेलेबल रहे जेवीएम के पास और जेवीएम उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके। लेकिन अगर उसको नॉन स्टैटिक कर दिया तो वो मेमोरी में तभी लोड होगी जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। तो इस तरीके से तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। ऑब्जेक्ट आप तभी बना पाओगे जब आपके पास में मेन मेथड है। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो अल्टीमेटली वी शुड नॉट रिमूव दिस स्टैटिक, वी शुड नॉट चेंज द एंटायर सिंटैक्स ऑफ मेन मेथड एट ऑल। इसका पूरा सिंटैक्स आप कुछ भी चेंज मत करो, है ना, दिस इज रिकमेंडेड। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। मेन मेथड एक सेपरेट टॉपिक है, 1-2 घंटा उस पर आराम से चला जाएगा। तो मेन मेथड एक सेपरेट टॉपिक है, हम देखेंगे इन फ्यूचर, कम इन फ्यूचर। तो अभी के लिए इतना तो हमें पता चल गया कि मेथड क्रिएट कैसे की जाती है और मेथड कॉल कैसे की जाती है। अब मैं ऑड और इवन वाली मेथड कॉल करता हूँ। इसके अंदर हम देख रहे थे कि लेट्स से मैंने यहाँ पे 7 दिया, 7, ठीक है। अब ये मुझे रिटर्न में क्या देने वाला है, देखो ऑड और इवन मेथड ये मुझे रिटर्न में क्या देगी, बूलियन। हम बात कर रहे थे कि रिटर्न में जो भी वैल्यू मतलब रिटर्न होने वाली है वो एक तो वेरिएबल के थ्रू रिटर्न कर सकते हो आप, या तो सीधा कांस्टेंट रिटर्न करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू रिटर्न कराया है ना, लेकिन यहाँ पे लॉजिक अभी लिखा नहीं मैंने कि कैसे वो चेक करेगा। तो मैं यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ, इफ x mod
2, क्योंकि मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो x में आएगा, इज इक्वल्स टू 0, तब मैं बोलूंगा, है ना, मतलब यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे हम, सिंपली क्या कर देंगे, b इज इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, है ना, मतलब ट्रू है, वो ट्रू है। तो अभी जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो ये ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू रिटर्न हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये इफ ब्लॉक ट्रू नहीं रहा, है ना, मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो वो अंदर आएगा ही नहीं और बी की वैल्यू ट्रू नहीं करेगा, तो बी की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, तो रिटर्न भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये मेथड मुझे रिटर्न में देती है बुलियन वैल्यू, इसलिए वो कैच भी मुझे बुलियन में करनी पड़ेगी, राइट, इज इवन, ठीक है, इज इवन नाम का मैंने एक बुलियन वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा इफ, है ना, इफ इज इवन, मतलब ये अगर ट्रू है तो हम प्रिंट करेंगे नंबर इज इवन, ठीक है, या फिर एल्स में हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज ऑड। देखो मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू ऐसे कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये खुद ही इज इवन एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है, और इफ के अंदर हमने देखा था सिंटैक्स में कि इफ के अंदर ट्रू जाता है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स, है ना, बुलियन वैल्यू जाती है ट्रू और फॉल्स। अब वो ट्रू और फॉल्स आप कैलकुलेट कराओ, कांस्टेंट डालो, वेरिएबल डालो, कैसे भी डालो, डजंट मैटर, है ना। कैलकुलेशन कराओ मतलब कैसे कराओ कैलकुलेशन, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कराया है ना। सीधा वेरिएबल पास करो मतलब यहाँ पे वेरिएबल पास किया, मैं यहाँ पे सीधा ट्रू भी लिख सकता हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू पास द वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं इज इवन नाम का वेरिएबल लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके, नंबर इज ऑड क्यों दिया उसने? क्योंकि हमने 7 पास किया था। क्या पास किया था मेन मेथड से? देखो यहाँ पे मेन मेथड से हमने 7 पास किया था, लेकिन अभी हम 8 पास करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम यहाँ पर 8 पास कर देते, नंबर इज इवन। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेथड्स। सिर्फ एक बार बना के रख दी मैंने, लॉजिक लिख दिया इसके अंदर, बार बार लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, बस नंबर डालते जाओ, कॉल करते जाओ, नंबर डालते जाओ, कॉल करते जाओ, दैट्स इट। तो ये तो था रिटर्न टाइप। तो हम बात कर रहे थे कि रिटर्न शुड बी द लास्ट लाइन ऑफ योर मेथड। देखो मेरी मेथड यहाँ पे खत्म हो रही है ना, एंड ऑफ इवन और ऑड, ये मेथड यहाँ पे खत्म हो रही है। तो इस कर्ली ब्रैकेट के ऊपर रिटर्न स्टेटमेंट होना कंपलसरी है। अगर आपने रिटर्न टाइप प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव इनमें से कुछ भी दिया है तो उसी टाइप का रिटर्न यहाँ पे आपको कराना पड़ेगा। रिटर्न स्टेटमेंट शुड बी द लास्ट लाइन ऑफ योर मेथड। इसके बाद हम कुछ भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट आने के बाद जेवीएम इवन और ऑड इस मेथड को स्टैक से निकाल देता है बाहर। अगर इस पूरी मेथड स्टैक से बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं तो इसका कोई असर जेवीएम पे होने वाला नहीं है। मतलब जेवीएम तो इसको पहचान ही नहीं सकता। क्यों नहीं पहचान सकता? क्योंकि ये स्टेटमेंट के बाद मेथड आपकी स्टैक से निकल चुकी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के मेरा फायदा नहीं है, इसलिए वो बोलेगा अनरीचेबल कोड। क्या बोलेगा? अनरीचेबल कोड, कि मैं यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, या फिर जेवीएम यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि वो यही से वापस चला गया, यही से वापस चला गया। किस में वापस चला गया? जिस मेथड ने इसको कॉल किया था, किसको? इवन और ऑड को जिसने कॉल किया था वहां पर वापस चला गया। अब इस इवन और ऑड को किसने कॉल किया था? यहाँ पर मेन मेथड ने कॉल किया था, तो वो मेन मेथड में जाएगा। तो ये सब चक्कर पूरे स्टैक का होता है। मतलब ऐड मेथड से समझो सब्सट्रैक्ट मेथड मैंने कॉल कर ली तो सबसे पहले यहाँ पे सब्सट्रैक्ट मेथड आ जाएगी, ठीक है। समझो मैंने सब्सट्रैक्ट से डिवाइड मेथड कॉल कर ली तो यहाँ पे डिवाइड मेथड आ जाएगी। अब ये डिवाइड मेथड पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगी, पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगी, तब जाके ये बाहर निकलेगी स्टैक से, और फिर सब्ट्रैक्ट मेथड एग्जीक्यूट होगी, फिर वो बाहर निकलेगी, फिर ऐड मेथड एग्जीक्यूट होगी। जैसे ये एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, ये बाहर निकल जाएगी, फिर मेन मेथड एग्जीक्यूट होगी। जैसे मेन मेथड का लास्ट कर्ली ब्रैकेट आ गया, खत्म हो गई, वैसे वो भी बाहर निकल जाएगी, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जेवीएम टर्मिनेट हो जाएगा। इसी टर्मिनोलॉजी को रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म। तो ये रन टाइम हो रहा है, जब एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, तब जेवीएम ये सब काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये कंपाइल टाइम नहीं हो रहा है ना।
तो ये चीज हमको समझनी है। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि जो मेथड स्टैक के टॉप पे रहेगी वो एग्जीक्यूट होगी। स्टैक अगर एम्प्टी हो गया तो जेवीएम टर्मिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसीलिए हम रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है? मेन मेथड के बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते। और ये रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा लास्ट लाइन होना चाहिए, मेथड की लास्ट लाइन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है? तो रिटर्न टाइप हमने देख लिया है ना, दूसरी चीज हम पढ़ चुके हैं, रिटर्न टाइप इज डन। नेक्स्ट इज द मेथड नेम। दूसरी चीज क्या है? मेथड नेम। अब मेथड नेम आप कुछ भी दो, है ना, एनीथिंग विल वर्क फाइन, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर मेथड नेम कुछ भी लिखो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करो। नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करो। कौन से नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करोगे? कौन से नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करेंगे? सेम एज वेरिएबल्स, जो हमने वेरिएबल्स में डिस्कस किए थे वही नेमिंग कन्वेंशंस हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं। क्या क्या देखा था हमने, है ना? नेम शुड फॉलो कैमल केस, है ना, कैमल केस होनी चाहिए। दूसरी, नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ numbers, name should not start with special characters except underscore, है ना, underscore and dollar, ठीक है? इसके अलावा नेम के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कन्वेंशन है जो यूजुअली फॉलो करने चाहिए ना। नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, है ना, स्पेस नहीं होनी चाहिए वेरिएबल नेम में, ठीक है? तो स्टार्टिंग स्पेस और एंडिंग स्पेस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो वेरिएबल नेम या फिर मेथड का नाम जो भी आप दे रहे हो वो कभी भी स्पेस वाला नहीं होना चाहिए। मतलब मैं मेथड का नाम ऐसे नहीं लिख सकता यहाँ पे, जैसे मैंने ये मेथड बनाई इवन और ऑड, तो ऐसे में मेथड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या समझेगा, ये मेथड का नाम है ऑड और ये हमारा है रिटर्न टाइप और ये है एक्सेस मॉडिफायर, लेकिन वो पहचानेगा कि यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये कुछ अलग ही लिखा है इसने। तो यहाँ पर स्पेस अलाउ नहीं होती, है ना, just for the sake of JVM to understand what is method and what is the code and everything। तो ये segregate करता है इस हिसाब से, उसके कुछ स्टीरियोटिपिकल दिमाग में बैठ चुका है JVM के कि मेथड ऐसी होती है, वेरिएबल ऐसा होता है, मेन मेथड ऐसी होती है, सो तो उसी के हिसाब से हमको सब चीजें इनपुट करवानी पड़ती है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मेथड नेम, है ना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जो वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशंस है वही नेमिंग कन्वेंशंस मेथड के रहेगी। तो मेथड नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ कैपिटल एट ऑल, मतलब आप इसको ऐसे मत लिखो, ठीक है? इवन और ऑड कभी मत लिखना है इसको ऐसे, है ना? ऐसे लिखा तो कुछ एरर नहीं आने वाली आपको, समझ लो, कुछ भी एरर यहाँ पे नहीं दिख रही मुझे, है ना? लेकिन दिस इज बैड नेमिंग कन्वेंशन, बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि कैपिटल नाम हमेशा जावा के अंदर क्लास का होता है, लेकिन यही सेम चीज आप पाइथन में फॉलो नहीं करते। पाइथन में ऐसे नेमिंग कन्वेंशन फॉलो नहीं होते, लेकिन जावा में स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं। क्लास नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल, मेथड नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, है ना? और कैमल केसिंग यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए। अगर आप ठीक से देखोगे तो थोड़ा कैमल जैसा डायग्राम यहाँ पे बनता है, देखो, है ना, कैमल, ये ऊंचा है, ये नीचा है और ये ऊंचा है, सो ऑन। सी, थोड़ा सा कैमल जैसे बन रहा है यहाँ पे, है ना? तो इस तरह से इसको बोलते हैं कैमल केसिंग, है ना, कैमल केसिंग। तो कैमल केसिंग वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस में फॉलो होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। लास्ट थिंग इज लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपकी क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसे हमने देखा था कि आउटपुट में ये तीन चीजें मुझे मिल सकती है ना, आउटपुट, 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 ठीक है, या फिर इसको बोलो रिटर्न टाइप, ठीक है? अब इनपुट में आप क्या दोगे? इनपुट में आप क्या दोगे, ठीक है? ऑल प्रिमिटिव, ठीक है, और देयर कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड ऑल नॉन प्रिमिटिव और देयर कॉम्बिनेशन।
ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपकी जिस तरह से नीड है उस हिसाब से आप यहाँ पर ये इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो। तो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर नथिंग बट इनपुट टू योर मेथड्स, है ना, इनपुट टू योर मेथड्स। तो अब लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में कैसे कैसे दे सकता हूँ, देखो जैसे मैंने बोला कि दो नंबर्स की एडिशन करनी है तो अल्टीमेटली दो नंबर आने चाहिए आपके पास, और जो दो नंबर्स आएंगे आपके पास वो आपको कहीं ना कहीं तो सेव करने पड़ेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट्स है जिसके अंदर हमारा डेटा सेव होने वाला है। कौन सा डेटा? जो पास किया जाएगा। तो जो पास किया जाएगा मतलब क्या, हम यहाँ से मेथड कॉल करेंगे, मेथड कॉल करते टाइम हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ठीक है, मेथड कॉल करते टाइम हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स है 8 और 9, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होने चाहिए। तो ये मेथड के लोकल वेरिएबल्स में, ये दोनों लोकल वेरिएबल्स है मेथड के, तो इसके अंदर वो सेव हो जाएंगे। तो इन दोनों लोकल वेरिएबल्स के अंदर 8 और 9 सेव हो गया। नाउ मैं इसके अंदर उन दोनों नंबर्स पे मुझे जो चाहिए वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ सॉरी, मुझे जो ऑपरेशन चाहिए वो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, कैर सी, मे बी फ्लोट एफ, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, स्ट्रिंग एस, आप कुछ भी दो, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी दो, लेकिन कॉल करते टाइम वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको देना जरूरी है। और उसी हिसाब से समझो कैर मांग रहा है तो कैर में ही देना है आपको, लेट से फ्लोट मांग रहा है तो फ्लोट में ही देना है। ठीक है, डेटा इनपुट, स्ट्रिंग मांग रहा है तो स्ट्रिंग ही डेटा इनपुट देना है आपको, एंड सो ऑन। तो देखो मेथड कॉलिंग में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो मेथड मैं कॉल कर रहा हूं वो किस टाइप के आर्ग्यूमेंट लेती है और कितने आर्ग्यूमेंट्स लेती है। तो ये मुझे जानना बहुत जरूरी है, मुझे पता होना बहुत जरूरी है। देखो मैंने सी पास किया तो सिंगल कोट्स में पास किया, जब मैंने हेलो पास किया तो डबल कोट्स में पास किया, जब मैंने फ्लोट वैल्यू पास की तो 10.23 और लास्ट में एफ लिखा। अगर एफ नहीं लिखता तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे एफ नहीं लिखता तो यहाँ पे क्या होगा, है ना। सो लेट अस ट्राई कॉलिंग दिस, ये कॉल ही नहीं होगी, तो यहाँ पे ये बोलेगा द मेथड ऐड, है ना, इन टाइप मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट इंट कैर डबल। उसको क्या लग रहा है कि आपने ये जो 10.23 दिया है ये डबल वैल्यू है, क्योंकि हमने देखा था डेटा टाइप्स पढ़ते टाइम फ्लोट और डबल में क्या अंतर होता है वैल्यूज में, कि फ्लोट वैल्यू में लास्ट में एफ लगता है और डबल के वैल्यूज में लास्ट में एफ नहीं लगता। तो यहाँ तक हमारा मेथड क्रिएशन खत्म होता है, और मीनवाइल हमने देखा कि मेथड कॉलिंग हम कैसे करते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब लास्ट वाली चीज आती है सेमीकोलन और या फिर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। तो हमारी सारी मेथड्स अभी तक की कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज के साथ में है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मेथड्स को अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। मतलब हमको नहीं पता कि उस मेथड का लॉजिक क्या होने वाला है, लेकिन सिर्फ हमको इतना पता है कि वो मेथड का नाम क्या रहेगा, वो मेथड इनपुट क्या लेगी, वो मेथड आउटपुट क्या देने वाली है, ऐसा हमें जनरल आइडिया है। लेकिन वो मेथड अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी ये मुझे नहीं पता, ये शायद बाद में पता चलने वाला है ना, ये शायद बाद में तो पता चलने वाला है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मेथड चार लोग अपने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करे। जैसे मैंने बोला कि पिज्जा बेस, है ना, पिज्जा बेस मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, कच्चा पक्का बनाया। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने से फायदा ये हुआ कि नॉनवेज वाला उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके नॉनवेज के लिए बना सकता है, वेज वाला कस्टमाइज करके उसको अपने हिसाब से वेज के लिए बना सकता है, पनीर वाला उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके पनीर वाला पिज्जा बना सकता है। तो ये बेनिफिट है पिज्जा, सिर्फ पिज्जा बेस बना के रखने का। तो वही हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड में भी करते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ एक मेथड बना के रखते हैं, है ना। मैं ये सारी पहले की मेथड हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन हमारा कम हो यहाँ। ठीक है, लेट्स कीप द सिंपल मेन मेथड ओवर हियर। ओके, ये इसकी भी जरूरत नहीं है। तो अब हमको एक मेथड लिखनी है जो एडिशन नाम की मेथड रहेगी, ठीक है, और ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेगी, इंट ए इंट बी, ऐसे दो आर्ग्यूमेंट्स लेगी, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी मुझे पता नहीं है। पब्लिक लेट्स से वॉइड, ये लेट्स से ये इंट रिटर्न करती है ना, इंट रिटर्न करती है। तो अब ये मेथड मैंने बनाई है, ठीक है। ये मेथड का लॉजिक चार लोग अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कैसे मैं दिखाता हूँ, है ना, एक शॉर्ट में। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है, ये एरर्स हमको पहले सॉल्व करने पड़ेंगे। व्हाट आर द एरर्स? दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन। ऐसे क्यों बोल रहा है?
क्योंकि यहाँ पे हमने सेमीकोलन दिया है और वो बोल रहे हैं कि बॉडी देनी चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पर एक कीवर्ड नहीं लिखा जिसका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट, है ना। ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। हमने देखा था कि जब भी हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट, है ना, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट एडिशन, है ना। फिर भी वो क्या बोल रहा है देखो, द एब्स्ट्रैक्ट मेथड एडिशन इन द टाइप मेथड्स कैन बी डिफाइंड बाय एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब जो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखने की कोशिश कर रहे हो वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होनी चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जेवीएम। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप नॉर्मल क्लास में नहीं लिख सकते, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही लिखनी पड़ेगी। देखो एरर इज गॉन, दैट्स इट। समझ में आया यहाँ तक? अब एरर चला गया। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के दो तरीके हैं, है ना, दो रूल्स है। पहला रूल है कि सेमीकोलन होना चाहिए, दूसरा रूल है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं लिख सकता पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट सब्ट्रैक्शन लेट से, और मैंने यहाँ पे लिखा इंट x कॉमा इंट y और यहाँ पे लिखा बॉडी। तो ये मैं नहीं लिख सकता। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ क्रिएटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि दो रूल्स है, सेमीकोलन होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होना चाहिए। सेमीकोलन तो यहाँ पे है नहीं, दूसरी चीज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली ये तरीका नहीं चलेगा। वो यहाँ पे एरर दे देगा, बोलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। इसको बॉडी स्पेसिफाई मत करो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, कच्ची पक्की है। अब देखते हैं कि इसी मेथड को हम अलग अलग तरीके से कैसे बनाएंगे, है ना। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको व्हीकल्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? व्हीकल्स। इसको मैं व्हीकल्स बोलता हूँ। और यहाँ पर मैं एक मेथड बनाता हूँ लेट्स से, जिसका नाम लिखते हैं सेट मैक्स स्पीड। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड सेट करने के लिए मैंने मेथड बना दी, लेकिन वो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट। वो मेथड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। और ये मुझे रिटर्न करेगी इंट, और लेट्स से यहाँ पर हम पास करेंगे इंट स्पीड, है ना, इंट स्पीड पास करेंगे और इसको बोल देंगे पब्लिक, और यहाँ पे लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये मेथड हमने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। देखो अभी व्हीकल आप लोग बना रहे हो, है कि नहीं? अल्टीमेटली आप व्हीकल बनाने वाले हो, तो हर व्हीकल का स्पीड अलग अलग होगा कि नहीं? तो हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड से बेनिफिट क्या हो रहा है? देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड से बेनिफिट क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, देखो व्हीकल्स लिखा, ये व्हीकल्स यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर टू व्हीलर नाम से एक क्लास बनाता हूँ। कौन सा क्लास बनाता हूँ? टू व्हीलर। ये क्लास बनाया। तो टू व्हीलर की स्पीड ज्यादा से ज्यादा कितनी रहेगी? 100 रहेगी, है ना। तो मैं यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दूंगा कि भाई 100 की स्पीड सेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सटेंड्स व्हीकल्स। अब ये एक्सटेंड्स क्यों लिखा? मैंने चाइल्ड क्लास बनाया। किसको चाइल्ड बनाया? टू व्हीलर को। किसका चाइल्ड बनाया? व्हीकल्स का। मतलब व्हीकल्स इज पेरेंट नाउ एंड टू व्हीलर इज चाइल्ड। तो वो बोल रहा है मुझे कि यहाँ पे देखो एरर दे रहा है कि बोलेगा द टाइप टू व्हीलर मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब जो इनहेरिट किया अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको अभी बनाओ, बिल्ड करो। जो पिज्जा बेस आप लेके आए हो उसका पिज्जा बनाओ कंपल्सरीली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड इनहेरिटेड मेथड। तो जैसे मैंने लिखा तो ये मेथड पूरी यहाँ पे बन के आ गई ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम स्पीड सेट कर दूंगा। लेट्स से इंट मैक्स स्पीड ये मैंने सेट किया इक्वल टू 100, है ना, और इसको रिटर्न कर दूंगा मैक्स स्पीड। बन गई। फिर जैसे मैं थ्री व्हीलर बनाता हूँ लेट्स से, थ्री व्हीलर ऑटो रिक्शास के लिए थ्री व्हीलर मैंने बना दिया। अब देखो बेनिफिट क्या है। फिर से मैं क्या करूंगा? व्हीकल्स ले लूंगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का यूज क्या है? देखो एक्सटेंड्स व्हीकल्स। ठीक है, अब ये फिर से बोलेगा ऐड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड। देखो यहाँ पे फिर से वैसी की वैसी ब्लैंक मेथड बन के आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम लिख देंगे इंट मैक्स स्पीड इज इक्वल्स टू
लेट्स से इसका रहेगा 70, इससे ज़्यादा हम नहीं जाने देंगे इसको, है ना। तो ये रहेगा हमारा मैक्स स्पीड 70, तो हमने 70 कर दिया और यहाँ से हम इसको रिटर्न करवा देंगे मैक्स स्पीड, दैट्स इट। तो अब जब हम देखो हमारे पास अभी 3 क्लासेस बन गए, कौन से, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और व्हीकल्स। तो व्हीकल्स पेरेंट बना, 2 चाइल्ड बने, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर। जब भी मुझे देखना है कि शो मैक्स स्पीड करूंगा मैं, लेट्स से टेस्ट क्लास बनाते हैं हम, और इस टेस्ट क्लास में मैंने मेन मेथड लिखी यहाँ पे। मेन मेथड में मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे मैक्सिमम स्पीड देखना है टू व्हीलर का कितना है ना। तो टू व्हीलर टी इज इक्वल्स टू न्यू टू व्हीलर कर देंगे हम, और यहाँ पे टी डॉट, यहाँ पर मेथड कॉल करेंगे सेट मैक्स स्पीड सी। तो यहाँ पे मुझे बोलेगा कि मैक्सिमम स्पीड जो भी सेट करना है वो बताओ, क्यों, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट दिया है वहां पे, है ना। तो नाउ वी कैन सेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। लेट्स से मैंने 120 सेट किया यहाँ पे, टू व्हीलर का स्पीड मैंने 140 कर दिया लेट्स से। तो ये 140 अभी सेट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर हार्ड कोड की है वैल्यू टू व्हीलर में। तो यहाँ पे हम कर देंगे स्पीड पैरामीटराइज, क्योंकि ये स्पीड यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, है ना। और रिटर्न कर देंगे मैक्स स्पीड। सेम थ्री व्हीलर में भी करेंगे, यहाँ पे स्पीड। तो सेट मैक्स स्पीड टू व्हीलर की हो गई। लेट्स से मैंने बोला थ्री व्हीलर के लिए, थ्री व्हीलर थ्री इज इक्वल्स टू न्यू थ्री व्हीलर, ये बनाया मैंने, और यहाँ पे लिखा थ्री डॉट सेट मैक्स स्पीड, और ये मैंने कर दिया लेट से 80, मैक्सिमम स्पीड मैंने सेट कर दिया 80। तो ये बेनिफिट होता है, देखो मेथड का नाम सेम है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता है, यूनिकनेस मेंटेन रहती है आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर। पिज्जा पिज्जा जैसे ही दिखेगा, है ना, कोई जाके उसका भरता नहीं बना देगा आगे जाके। तो ये यूनिकनेस पूरे प्रोजेक्ट में मेंटेन होती है। नाउ नो डेवलपर इज अलाउड टू चेंज द सिंटैक्स, ये सिंटैक्स कोई भी डेवलपर अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी आप अपनी कंपनी में काम करने लगोगे ऑटोमेशन पे, तो आपको पता चलेगा कि देयर आर सो मेनी डेवलपर्स व्हिच आर डिजाइनिंग योर एंटायर प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट को बहुत सारे लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि हर कोई बंदा, है ना, लेट्स से ये मैक्स स्पीड वाली मेथड क्या कर रही है, स्पीड ही सेट कर रही है, लेकिन हर किसी ने अपने अपने हिसाब से नाम रख दिए सब मेथड्स के, लेकिन काम सेम ही कर रही है। तो अल्टीमेटली रीडिंग के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी कि यार ये मेथड एक्चुअली कर क्या रही है। तो यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। उसको पूछेंगे कि यार बता तूने ये मेथड लिखी है किस काम की है, या फिर मुझे मैक्सिमम स्पीड वाली मेथड चाहिए, बता तूने उसमें क्या नाम लिखा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। टू व्हीलर चाहिए, आपको पता है सेट मैक्स स्पीड नाम की मेथड है जो कि इंटीजर आर्गुमेंट लेती है, खत्म बात। थ्री व्हीलर का स्पीड सेट करना है, आपको पता है कि सेट मैक्स स्पीड ही मेथड है, और उसमें हम यहाँ पर स्पीड पास कर सकते हैं। वैसे ही फोर व्हीलर, वैसे ही मल्टी व्हीलर्स के लिए भी आप बना सकते हो। फिर टू व्हीलर में भी ब्रांड के हिसाब से अलग अलग स्पीड बन जाएंगे, है ना। मतलब 300 सीसी का अगर बाइक है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा रहेंगी, तो वो अलग क्लास बनाओ, उसको भी व्हीकल से एक्सटेंड करवाओ, उसकी भी स्पीड मैक्स सेट मैक्स स्पीड नाम के मेथड को अपने हिसाब से डिजाइन करो। तो यहाँ पर सिंपल क्या हुआ है, व्हीकल्स क्लास ने पिज्जा बेस बनाकर दे दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाकर दे दी, टू व्हीलर ने उसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर लिया, थ्री व्हीलर ने उसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर लिया। अब इंप्लीमेंट करने के बाद ये बंदा इसको कॉल करते जा रहा है, बस मेन मेथड्स को, जो जो मेथड्स बनाई थी उनको कॉल करते जा रहे हैं, दैट्स इट। तो ये बेनिफिट होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। यहाँ पर कहीं पर भी हाइडिंग बैकग्राउंड इंप्लीमेंटेशन ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको, जो डेफिनेशन यूजुअली बोली जाती है कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग बैकग्राउंड इंप्लीमेंटेशन। इसमें तो कुछ इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं, पहली चीज तो, ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं है। दूसरी चीज हाइड करने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन है जो हम हाइड नहीं कर रहे अब अल्टीमेटली। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड का रिटर्न टाइप प्राइवेट कर दूं तो क्या होगा, ये भी आपको इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का रिटर्न टाइप मैंने अगर प्राइवेट लिखा तो क्या होगा। तो क्या होगा, अगर ये मेथड आगे जाएगी ही नहीं, दूसरे क्लास में जाएगी ही नहीं, प्राइवेट मतलब क्या, सेम क्लास में एक्सेस है, अगर ये दूसरे क्लास में जाएगी ही नहीं तो ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड का रिटर्न टाइप कभी भी प्राइवेट नहीं होता, ठीक है, कभी भी प्राइवेट नहीं होता। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बेकरी वाले ने पिज्जा बेस बनाया, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं ये 10 पिज्जा बेस मेरे पास है, इनको बेचूंगा नहीं, ये प्राइवेट है, ये सब के सब मैं यूज करूंगा, भले वो नहीं खाए उसको,
लेकिन उसकी बेकरी में पड़े रहेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलते हम। वाई? बिकॉज दे आर एब्स्ट्रैक्ट, है ना, बिकॉज दे आर एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन वो ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे जो आटा है वो मेरा प्राइवेट है, अब अल्टीमेटली वो मैं यूज करूंगा, बाकी किसी को नहीं दूंगा। लेकिन पिज्जा बेस्ड जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है वो बेचने ही वाला है उसको, तो अल्टीमेटली उसको पब्लिक करनी पड़ेगी, है ना। तो इसको प्राइवेट नहीं कर सकते आप। प्राइवेट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो आप इसको? पब्लिक, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड, ये चीजें हमारे पास, लेट्स सी ये निकाल देते, डिफॉल्ट कर देते हैं, लेट्स सी इट विल वर्क फाइन, है ना। डिफॉल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोटेक्टेड किया तो प्रोटेक्टेड में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पब्लिक तो कर ही सकते हो आप, सिर्फ प्राइवेट नहीं कर सकते, है ना, प्राइवेट नहीं हो सकती। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का तीसरा रूल बन गया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव प्राइवेट मॉडिफायर। यहां तक पता चल गया, यहां तक इजी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, because methods is done, method creation is done, method calling is done so far. So do you guys have any questions for me? Avinash, Rajesh here. Yes, Rajesh, please. Actually, sometime I saw the people get access specifier. Why they call access specifier? Whatever you call them, access specifier or modifier, doesn't matter at all, because there are so many books which are calling public, private, protected as access specifier. Few books are calling them as access modifiers and so on. But access specifiers are generally public, private, protected and default as per my knowledge. But access modifiers will have, you know, static, final, abstract, synchronized, and all these keywords are also there inside access modifiers. So generally we can call them as access modifiers, more relevant rather than the access specifiers. Yeah, that is fine. Yeah. So do you guys have any more questions for me? Avinash, one question. Yes. There is a one in the JVM. There is a one different area is there. Heap area is there. Method area is there. Yeah. So object are stored in heap, and something like that. Method are stored in stack or some method area. So something like that. Yeah. So I think we have seen the memory management of the JVM before this, where we have discussed about the heap memory and method area. Heap memory is the memory where all objects are being stored. yes, yes. Okay, and this is the thread stack that we have seen yesterday, today, in which we have seen that how the runtime stack is working and how the methods are being pushed on the stack, and how the memory management is being done by the JVM. Okay. Second question, variable also store in method in stack or something? Yes, whenever you call them, they are going to save inside the method area. Okay. Okay. Fine. Yeah. Okay. Thank you.